हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक और टॉपिक इकोनॉमिक्स का डिस्कस करेंगे और वो हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इससे पहले के वीडियो में हमने ये जाना था कि भी इंडेक्स नंबर क्या होते हैं और इंडेक्स नंबर जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो अवश्य उसको देख लीजिएगा। और अब हम ये जानेंगे कि जो इंडेक्स नंबर है उनके लाभ या उनका महत्व क्या है और इंडेक्स नंबर जो उनकी सीमाएं क्या हैं। सूचकांकों के लाभ। सूचकांक किसी भी देश के लिए एक सरकार के लिए लाभदायक होते हैं, व्यापारी के लिए लाभदायक होते हैं, उद्योगपति के लिए लाभदायक होते हैं। तो इन सभी के लिए या अन्य जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी लाभदायक हो सकते हैं। जो रिसर्चर हैं उन रिसर्चर के लिए बड़े लाभदायक होते हैं। तो इनके जो लाभ होते हैं उनको हम जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले कीमत परिवर्तन का माप। कीमत परिवर्तन के माप का हमें जो है इंडेक्स नंबर से पता चलता है। इंडेक्स नंबर से हमें ये पता चलता है कि वर्तमान में कीमतों में गिरावट हुई है या कीमतों में वृद्धि हुई है। इसके बाद हमें ये जानकारी मिलती है कि भी मुद्रा का जो मूल्य है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। अब यहाँ पर हम पहले मुद्रा के मूल्य का अर्थ जानते हैं। मुद्रा के मूल्य का अर्थ ये होता है कि भी आपके पास में जो मुद्रा है उससे आप कितनी वस्तुएं और सेवाओं की मात्रा खरीद सकते हो, यानी मुद्रा का वास्तविक मूल्य। तो अगर कीमतें बढ़ जाती है तो कीमत के बढ़ने से मुद्रा का मूल्य जो है कम हो जाएगा, क्योंकि जब कीमत बढ़ गई तो हम उसी मुद्रा से पहले से कम वस्तुएं खरीद पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में 10 रुपए का नोट है, पहले जो है एक वस्तु की कीमत 1 रुपए थी तो आप 10 वस्तुएं खरीद पा रहे थे, मुद्रा का मूल्य 10 रुपए था। अब कीमत बढ़ करके 2 रुपए हो गई है तो आप उसी 10 रुपए से केवल 5 वस्तुएं खरीद पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुद्रा का मूल्य पहले के मुकाबले आधा रह गया है। तो जब कीमत स्तर दुगुना हुआ एक से बढ़ करके 2, तो मुद्रा का मूल्य जो है आधा रह गया है। तो इस प्रकार कीमत के में परिवर्तन और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। दूसरा, सूचकांक से हमें ये पता चलता है कि मुद्रास्फीति है देश में या अवस्फीति है, क्योंकि सूचकांक जो होते हैं औसत कीमत परिवर्तन को दिखाते हैं कि सभी वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनमें औसत परिवर्तन की दिशा क्या है। अगर कीमतों में वृद्धि का ट्रेंड दिखाई देता है तो ये मुद्रास्फीति का सूचक है, और अगर कीमतों में कमी दिखाई देती है तो ये मुद्रा अपस्फीति का सूचक है। दूसरा, जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान। लोगों का जो जीवन स्तर होता है वो उनकी वास्तविक आय पर निर्भर करता है। वास्तविक आय का मतलब वो कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। अब अगर व्यक्ति की अगर जब कीमत स्तर बढ़ता है कि वस्तुओं के कीमतों की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो गई, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण चाहे व्यक्ति की मौद्रिक आय बढ़ जाए लेकिन उसकी वास्तविक आय में कमी हो जाएगी, क्योंकि अब वो अपनी मुद्रा से अपनी मौद्रिक आय से उतनी वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद पाएगा जितनी वो पहले के कीमत स्तर पर खरीद पा रहा था। तो जब वास्तविक आय कम हो गई तो लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आती है। इसके विपरीत अगर कीमत स्तर में कमी होती है तो कीमत स्तर में कमी होने की वजह से लोगों की वास्तविक आय बढ़ जाएगी, क्योंकि कीमत कम होने से अब अपने वो उसी मौद्रिक आय से पहले से ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाएंगे, तो उनकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी, और वास्तविक आय बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में पहले से सुधार होगा। तो इस प्रकार से सूचकांकों से हम जीवन स्तर में होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगा सकते हैं। अगर कीमत स्तर बढ़ रहा है तो लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है, और अगर कीमत स्तर में कमी हो रही है तो लोगों के जीवन स्तर में पहले से सुधार होता है। नेक्स्ट, वेतन और भत्तों में समन्वय। सूचकांक से हमें कीमत में होने वाली वृद्धि का पता चल जाता है। अब जब कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उससे पहले की अगर हम आय स्तर की बात करें तो पहले के आय स्तर के ऊपर जो है जो कर्मचारी होते हैं जो फिक्स वेतन और भत्तों पर काम करते हैं उनकी वास्तविक आय कम हो जाएगी, और वास्तविक आय कम होने से उनके जीवन स्तर में कमी होगी। लेकिन सरकार चाहती है कि भी उसके कर्मचारियों का जीवन स्तर जो है वो कम ना हो। इसके लिए सरकार अपने कर्मचारियों की वास्तविक आय को कभी कम नहीं होने देती, बल्कि उसका प्रयास होता है कि उसकी वास्तविक आय स्थिर रखी जाए। तो ऐसे में सरकार को जब ये पता चलता है कि कीमत में 5% की वृद्धि हुई है, तो सरकार भी अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों में 5% की वृद्धि
कर देगी। तो इस प्रकार सरकार के लिए ये बड़ी ही लाभदायक चीज़ होती है कि उसे सूचकांक से कीमत में होने वाले वृद्धि का पता चल जाता है और उसी के अनुसार सरकार जो है अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ाने का निर्णय करती है। अगर सूचकांक में कीमत स्तर स्थिर रहता है तो सरकार को भी अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इससे सरकार को जो है बड़ा लाभ होता है सूचकांकों का। व्यापारी वर्ग को लाभ। सूचकांक से भविष्य में कीमत में होने वाले परिवर्तन, मांग में होने वाले परिवर्तन, आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन आदि का अनुमान लगाया जा सकता है और फिर उसी के अनुसार व्यापारी वर्ग जो है अपनी नीति बनाते हैं और व्यापार से लाभ कमाते हैं। अब मान लीजिए व्यापारियों को ये इल्म हो जाता है पहले ही सूचकांक से कि भी आने वाले समय में कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो इससे व्यापारी वर्ग जो उस बढ़ी हुई कीमत का लाभ उठाने के लिए पहले से ही ज़्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे ताकि बढ़ी हुई कीमतों पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं बेच पाएँ। इसी प्रकार से अगर उनको लगता है आने वाले समय में कीमतों में कमी होने का ट्रेंड है, तो व्यापारी वर्ग क्या करेगा, वर्तमान में जो उसके पास में स्टॉक है, उस स्टॉक को निकालने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से आने वाले समय में मंदी रहेगी, तेज़ी रहेगी। इन परिस्थितियों के बारे में जानकारी होने पर व्यापारी वर्ग जो है उसी के अनुसार अपना निर्णय बनाते हैं। उत्पादन की जानकारी। सूचकांकों से औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले उत्पादन में परिवर्तन की जानकारी मिलती है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि भी पुराने जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। अगर ये पता चलता है कि भी औद्योगिक उत्पादन वर्तमान वर्ष में कम हुआ है, तो फिर उसको बढ़ाने के लिए जो है नीति बनाई जाती है, क्योंकि ये पता लगाया जाता है कि उत्पादन में कमी के क्या कारण है, फिर उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर में होने वाले प्रोडक्शन के में परिवर्तन की भी जानकारी मिल जाती है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो है पहले के मुकाबले कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के बारे में जानकारी सूचकांक से मिलती है और फिर अगर प्रोडक्शन में गिरावट आती है तो उस गिरावट को दूर करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की नीतियां अपनाई जाती हैं। विदेशी व्यापार असंतुलन को ठीक करने में सहायक। जो आयात निर्यात सूचकांक होता है उससे हमें ये पता चलता है कि आयात और निर्यात में परिवर्तन कितना हुआ है और जो निर्यात और आयात का जो अंतर होता है वो अंतर जो व्यापार संतुलन कहलाता है। तो अगर सूचकांक से हमें ये पता चलता है कि भी आयात में वृद्धि अधिक हुई है जबकि निर्यात में वृद्धि कम हुई है, तो इससे हमें ये पता चल जाए कि विदेशी व्यापार में असंतुलन कितनी मात्रा में है। तो जब हमें विदेशी व्यापार में असंतुलन का पता चल जाता है तो फिर हम उस असंतुलन को ठीक करने के लिए उपाय अपनाते हैं। फिर ये कोशिश की जाती है कि किसी प्रकार से आयात में कमी की जाए और वो तरीके अपनाए जाए जिससे कि निर्यात में वृद्धि हो। तो इस प्रकार विदेशी व्यापार के असंतुलन को ठीक करने में भी जो है सूचकांक मदद करते हैं। राजनीतिज्ञों को लाभ। सूचकांकों से राजनीतिज्ञों को ये पता चल जाता है कि कीमत स्तर में क्या परिवर्तन हो रहा है, उत्पादन का स्तर क्या है, रोजगार का स्तर क्या है। तो जब एक बार इनके बारे में जानकारी मिल जाती है राजनीतिज्ञों को, जैसे उनको ये लगा कि भी कीमतें बढ़ रही है, तो उस सूचकांक के डाटा के आधार पर वो सरकार की आलोचना करते हैं और फिर सरकार जो है उसमें सुधार के लिए प्रयास करती है या विपक्षी दल जो होते हैं वो सरकार को सुधार के लिए जो है अपने सुझाव देते हैं। इसी प्रकार से ये लगता है कि उत्पादन का स्तर पहले से गिर गया है, विकास दर में कमी हो गई है, तो रोजगार की मात्रा पहले से कम हो गई है। तो इससे जो है सरकार को जो है घेरने के लिए विपक्षी दलों को जो है एक तथ्य मिल जाता है और उसी तथ्य के आधार पर जो है वो सरकार की आलोचना करते हैं, जिससे सरकार जो होती है इन सब चीज़ों को या ये जो नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं, इन नेगेटिव चेंजेस को जो है दूर करने के लिए जो है अपनी नीति अपनाती है। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों को जो इसका बड़ा लाभ मिलता है। सरकार को लाभ, इससे केवल विपक्ष को ही लाभ नहीं होता, जो सरकार है उसको भी लाभ होता है, क्योंकि सूचकांकों से सरकार को उत्पादन के आंकड़े मिल जाते हैं, रोजगार के आंकड़े मिल जाते हैं, कीमत स्तर की जानकारी मिल जाती है और निवेश में परिवर्तन के बारे में भी सही जानकारी मिल जाती है। तो इसके बाद सरकार जो है अपनी मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति में उसी के अनुसार जो है परिवर्तन करती है। अगर सरकार को ये लगता है कि भी निवेश कम हो रहा है तो सरकार सस्ती मौद्रिक नीति अपनाएगी, टैक्सेस की मात्रा कम करेगी, सब्सिडी को बढ़ाएगी।
अगर सरकार को ये लगता है कि उत्पादन और रोजगार कम हो रहा है, तो सरकार निवेश को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी। तो इस प्रकार से सूचकांकों की सहायता से सरकार जो है अपने नीति निर्माण के कार्य को अंजाम देती है। जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सूचकांक जो होते हैं अनेक प्रकार के जो जटिल तथ्य होते हैं उनको बड़ी सरलता से प्रस्तुत करते हैं। जैसे अगर हम कीमत स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज देखिए सैकड़ों की संख्या में वस्तुएं हैं। किसी की कीमत कम हो रही है, किसी की कीमत ज़्यादा हो रही है, किसी में कम वृद्धि हो रही है, किसी में ज़्यादा वृद्धि हो रही है, किसी में कम कमी हो रही है, किसी में ज़्यादा कमी हो रही है। तो अगर हम उन सभी एक-एक वस्तुओं को लें, तो हम कभी भी कीमत स्तर के बारे में जानकारी नहीं दे पाएँगे कि भी कीमत स्तर कैसा है। देखिए सूचकांक क्योंकि सभी वस्तुओं को जो है एक बास्केट में मानता है और फिर उस बास्केट में की कीमतों में क्या परिवर्तन हुआ है, उसके आधार पर जो है सूचकांक एक डाटा देता है। तो इससे बड़ी ही सरलता से हम जो है जटिल तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं। बड़ी आसानी से हम कीमत स्तर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कीमत स्तर में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, क्योंकि वो सभी वस्तुओं की कीमतों में होने वाले एवरेज परिवर्तन को लेती है। अलग-अलग वस्तुओं की कीमतों के बारे में इसमें जानकारी नहीं दी जाती। आगे राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का अध्ययन। कीमत सूचकांकों से कीमत स्तर में परिवर्तन का पता चलता है और कीमत स्तर में परिवर्तन के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन का भी ज्ञान होता है। तो क्योंकि एक देश के लिए मौद्रिक राष्ट्रीय आय उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी वास्तविक राष्ट्रीय आय महत्वपूर्ण होती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय के स्तर पर ही एक देश के लोगों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो इस प्रकार कीमत सूचकांक जो होते हैं उसके आधार पर हम वास्तविक राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं और लोगों के जीवन स्तर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक सूचकांक जो होते हैं विभिन्न चरों में समय के आधार पर तुलना करते हैं, स्थान के आधार पर तुलना करते हैं। तो इस प्रकार से एक समय से दूसरे समय में जो है चरों में क्या परिवर्तन हुआ, दोनों में हम तुलना कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में चरों में क्या परिवर्तन हुआ, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसे एक स्थान पर वस्तु की कीमत कुछ है, दूसरे स्थान पर वस्तु की कीमत कुछ है। एक समय में वस्तुओं की कीमतें क्या थी, वर्तमान समय में वस्तुओं की कीमतें क्या है। तो इस प्रकार से हम जो है विभिन्न चरों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सूचकांक जो होता है इसमें भी मदद करता है। अब सूचकांकों की सीमाएं। वैसे तो सूचकांकों के अनेक लाभ है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, लेकिन फिर भी सूचकांकों को तैयार करने में अनेक प्रकार की सैद्धांतिक और व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आती है और ये जो कठिनाइयां आती है यही जो है सूचकांक की सीमाएं हैं। तो हम एक एक करके आइए इनको डिस्कस करते हैं। पूर्ण सत्य नहीं। सूचकांक जो होते हैं हमें केवल कीमत या अन्य चरों में होने वाले परिवर्तन का एक अनुमान मात्र बताते हैं और ये जो अनुमान है वो सही हो भी सकते हैं और सही नहीं भी हो सकते। ये जो है पूर्ण सत्य नहीं होते और अगर ये पूर्ण सत्य नहीं है तो हम जो है इन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। तो सूचकांक जो होते हैं वो पूर्ण सत्य नहीं होते, इनसे पूरी तरह से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं होती। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव नहीं। अगर हम अलग-अलग देशों के सूचकांकों के आधार पर तुलना करना चाहें तो ये संभव नहीं है। जैसे अगर हम भारत और अमेरिका के अंदर कीमत स्तर के अंदर जो परिवर्तन होता है, अगर उसकी तुलना करना चाहेंगे तो ये जो है काफ़ी मुश्किल होगा। वजह है कि दोनों देशों के अंदर आधार वर्ष एक समान नहीं है। अमेरिका के अंदर आधार वर्ष कुछ और हो सकता है, भारत के अंदर तुलना के लिए जो आधार वर्ष लिया गया है वो कुछ और हो सकता है। दूसरा, अमेरिका के अंदर वस्तुओं की संख्या अलग हो सकती है कि उन्होंने किन्हीं और वस्तुओं को शामिल किया उस सूचकांक में। भारत के अंदर अलग वस्तुएं हो सकती है सूचकांक में। तो इस प्रकार से आधार वर्ष एक न होने से, वस्तुएं जो है अलग-अलग होने से जो है तुलना करना संभव नहीं होता। तो इस प्रकार से ये भी एक सूचकांकों की कमी है कि बहुत बार हम जो है सूचकांकों के आधार पर विभिन्न देशों के चरों में होने वाले परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। समय का अंतर कि आधार वर्ष एक बार हम फिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद उस आधार वर्ष के अंदर जो है काफ़ी वर्षों तक जब परिवर्तन नहीं किया जाता वही आधार वर्ष रहता है। तो समय के साथ साथ लोगों की रुचियों में, आदतों में, प्राथमिकताओं में परिवर्तन आता रहता है
और इससे नए और पुराने सूचकांक में शामिल वस्तुओं में परिवर्तन आने से जो है विभिन्न सूचकांक जो होते हैं उनमें अंतर आ जाता है और इसलिए उनमें तुलना नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए अगर हम बेस ईयर की बात करें, जैसे भारत के अंदर मान लीजिए 2011-12 बेस ईयर है, तो 2011-12 के अंदर लोगों के जीवन स्तर में, उनकी आदतों में, उनकी रुचियों में आज के मुकाबले क्या थी वो? ये कहना बड़ा आसान है कि दिन-रात का अंतर है उनमें। उस समय मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग नहीं था। आज हमारा मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके अलावा उस समय जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास में ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध नहीं थे। आज लगभग हर व्यक्ति के पास में टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये जो ट्रांसपोर्ट के साधन है वो अवेलेबल है। तो इस प्रकार सूचकांक जो होते हैं इनमें वस्तुओं की जो अलग-अलग वस्तुएँ जो शामिल करना है, कुछ वस्तुओं को निकालना है, ये समय के साथ-साथ बदलती रहती है। इसलिए विभिन्न समयों के आधार पर जो है इनमें तुलना करना संभव नहीं है। सीमित उपयोग। सूचकांकों का प्रयोग केवल उसी वर्ग के लिए किया जा सकता है जिस वर्ग के लिए वे तैयार किए गए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि भी हमने जो है मजदूरों के वर्ग के लिए सूचकांक तैयार किया। अब मजदूर वर्ग का जो सूचकांक है उसमें अलग वस्तुएं शामिल होंगी क्योंकि वो अलग वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, और कर्मचारी वर्ग जो होते हैं वो अपने जीवन में अलग प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो मजदूरों के लिए जो तैयार सूचकांक है उसी सूचकांक का प्रयोग हम कर्मचारी वर्ग के लिए नहीं कर सकते। इसी प्रकार से व्यापारी वर्ग के लिए जो सूचकांक है उस सूचकांक का प्रयोग हम कृषकों के लिए नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो एक सूचकांक होता है, हमने जिस वर्ग के लिए तैयार किया उसका प्रयोग केवल उसी वर्ग के लिए किया जा सकता है। उसका सूचकांक का प्रयोग दूसरे वर्ग के लिए नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से सूचकांक जो होते हैं वो यूनिवर्सल टाइप नहीं होते। भारांकन के दोष। अम, सूचकांक जो होते हैं विशेष रूप से जो भारित सूचकांक होते हैं, उन सूचकांकों में भारांकन देने के लिए कोई विशेष वैज्ञानिक विधि उपलब्ध नहीं है। तो कोई एक विशेष वैज्ञानिक विधि उपलब्ध न होने की वजह से भारांकन में जो है कठिनाई आती है। फुटकर कीमतों के सूचकांक का अभाव। ज्यादातर सूचकांक जो होते हैं थोक कीमतों पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन अगर उपभोक्ता की बात करते हैं आपा, तो उपभोक्ता थोक कीमतों पर वस्तुओं को नहीं खरीदता। उपभोक्ता जो होता है वो फुटकर कीमतों पर वस्तुओं को खरीदता है। तो उपभोक्ता के बारे में सही जानकारी के लिए फुटकर कीमतों के सूचकांक होने जरूरी है। लेकिन फुटकर कीमत जो होते हैं वो ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होती। दूसरी फुटकर कीमतों में जो है बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, समय पर, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार परिवर्तन आने से ये सूचकांक तैयार करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए ज़्यादातर सूचकांक जो होते हैं वो थोक कीमतों पर ही तैयार किए जाते हैं। तो और जो अपने फुटकर कीमतें होती है उनके ऊपर सूचकांक जो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, जिससे वास्तविक लाभ जो है सूचकांकों का नहीं मिल पाता। क्योंकि वास्तविक लाभ तभी होगा जब हमें सूचकांक फुटकर कीमतों पर अवेलेबल होंगे। लेकिन फुटकर कीमतों पर सूचकांक अवेलेबल न होने के कारण हमें उपभोक्ताओं के जीवन स्तर के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।